हाँ जी। सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, कुशल मंगल। चलिए, तो भैया देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं आप लोगों को एक बात फिर से बता दूं। सर, ये हमारा पेपर नंबर 8A, राइट? 60 मार्क्स का इसका पोर्शन रहता है और इस पेपर में ऑब्जेक्टिव वाला नहीं आता अकाउंट्स में, और इस एफएम और इकोनॉमिक्स फॉर फिनांस, एफएम के साथ 40 मार्क्स की इकोनॉमिक्स फॉर फिनांस है। तो ये दो पेपर अपने डिस्क्रिप्टिव हैं और जो रिमेनिंग दो पेपर है ऑडिटिंग और सर जी दूसरा कौन सा बचा, राइट, ईआईएस और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसमें 30-70 है। 30% ऑब्जेक्टिव और 70 डिस्क्रिप्टिव। और ऑब्जेक्टिव में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरा 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। एनीवे, अभी इस 60 मार्क्स में देखिए टोटल हमारे पास 10 चैप्टर है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन थ्योरी, चैप्टर 2 सर सोर्सेज ऑफ फिनांस, हम कहां कहां से फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं और ऐसी कौन सी जगह हैं जहां से फाइनेंस मिल सकता है, जैसे इक्विटी, लोन्स, डिबेंचर्स, एडीआर, जीडीआर, यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, सर डेट फाइनेंसिंग या डेट सिक्योरिटाइजेशन, सीड कैपिटल फिनांस, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो उनके क्या फीचर्स हैं, एडवांटेजेस, वो सब डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर भी थ्योरी का। इसके बाद चैप्टर 3 रेशियोज है, रेशियो एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं इसको। सर चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें हम लोग कैपिटल की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है, अच्छा है। देन लिवरेजेस, सर ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर के ही साथ में दिया हुआ टॉपिक है। उसके बाद चैप्टर 7 है कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। चैप्टर 8 है रिस्क इन कैपिटल बजटिंग, तो इसी कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स है बेटा इसमें। सर चैप्टर 9 इज डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड दें ना दें, कितना दें। और चैप्टर 10 इज वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। अब देखिए 70 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें से आपको 60 का अटेम्प्ट करना है, चॉइस होती है ना। अब उस 70 मार्क्स में सर ये करीब 10 नंबर का ही रहता है दोनों मिलाकर, तो बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं आती। और सर जी ये चैप्टर 15 से लेके 20 नंबर तक का आ जाता है। ये चैप्टर बड़ा भी है और इसमें हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। सर इसमें वी हैव 5 यूनिट्स लाइक WC एस्टिमेशन, फिर आपका डेटर्स मैनेजमेंट,
इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट और बहुत थोड़ा सा पोर्शन थ्योरी का है, WC फाइनेंसिंग। तो ये हमारा बेटा टोटल सिलेबस है, राइट। और सर जो पेपर आता है वो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स को कवर करता है, सभी चैप्टर्स को एक साथ लेता है। ये जो पार्ट है मेरा, दिस इज रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। सर ये थोड़ा सा एनालिटिकल चैप्टर है, इसमें प्रोक्यूरमेंट नहीं है। अच्छा, बाकी जब हम फंड्स को रेज करेंगे तो एज देयर कैन बी वेरियस सोर्सेस, फिर हर सोर्स की कुछ ना कुछ कॉस्ट है, वो कैलकुलेट करेंगे। फिर उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन सा कंपोनेंट कितना होना चाहिए, और उसमें रिस्क को लीवरेजेस से मेजर करेंगे। तो ये पोर्शन अलग है जिसमें हम फंडिंग की बात करेंगे, जिसमें हम फाइनेंसिंग की बात करेंगे, फंड्स को रेज करने की बात करेंगे, प्रोक्यूरमेंट की बात करेंगे। ये जो पोर्शन है बेटा, दिस इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो पैसा हमने रेज किया हम उसको यूज कर रहे हैं। सर ये कैपिटल प्रोजेक्ट्स है, मशीन लगानी है, प्लांट खरीदना है, पुराना प्लांट खराब हो गया नया खरीदें, उसी को रिपेयर करा लें, ऐसे डिसीजंस हैं, उसी में रिस्क है। तो दिस इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये भी यूटिलाइजेशन है, डिविडेंड दें ना दें, कितना दें। और वर्किंग कैपिटल में भी देखिए यूटिलाइजेशन हो रहा है। सर अगर हम बैलेंस शीट को इस रूप में देखें कि हमारे पास इक्विटी है, प्रीफरेंस शेयर्स है, रिजर्व्स है, डेट है, ऑन दिस साइड वी हैव फिक्स्ड असेट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश। सर इसमें कैश मैनेजमेंट भी है। ये हो गया माइनस क्रेडिटर्स। सर ये मैं इधर से घटा रहा हूं, वर्किंग कैपिटल आ गई, फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, ये सोर्सेस। तो ये पोर्शन ये वाला होगा। क्या क्या सोर्सेज है, इन सोर्सेस की इंडिविजुअली कॉस्ट क्या है। फिर इसमें अब मान लीजिए टोटल 100 करोड़ है, तो बेटा कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना, व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन, दैट इज आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वी विल अंडरस्टैंड थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेजेस। ये सर इसी में रिस्क का पार्ट है कि जैसे जैसे हम डेट बढ़ाते हैं, हम प्रीफरेंस शेयर्स बढ़ाते हैं, हमारा रिस्क बढ़ जाता है। एनी फंड जिस पर मेरे को फिक्स्ड पेमेंट करना है वो रिस्की है, तो उस रिस्क का मेजरमेंट करेंगे। सो दिस विल बी यूजफुल इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी यूजफुल इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन। आवर पर्पस इन कैपिटल स्ट्रक्चर इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फंड। तो ये पूरा पोर्शन ये रहा बच्चों। देखो दिस चैप्टर इज होल एनालिसिस। इसमें तो हम लोग कभी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर निकालेंगे, कभी स्टॉक टर्नओवर निकालेंगे, कभी सब डेब्ट इक्विटी निकालेंगे, वो रेशियोज है बेटा। नाउ दिस पोर्शन, राइट सर जी, ये वाला पोर्शन इज रिलेटेड टू दिस वन, फिक्स्ड एसेट्स का फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहलाता है। उसी में रिस्क एनालिसिस है, क्योंकि अनसर्टेनिटी इज देयर, तो उस रिस्क का थोड़ा सा है। देन वी हैव दिस डिविडेंड डिसीजन, दिस इज आल्सो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, राइट। जो पैसा है उसी का यूटिलाइजेशन है, तो बट एसेट साइड में इट विल नॉट बी शोन। और बच्चों ये हमारा WC, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट,
वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये पूरा सर हमारा सिलेबस है, राइट। दिस इज प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, दिस इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज टू एस्पेक्ट्स, वन प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, टू यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, और इतने में एफएम निबट गई। अब देखिए बेटा, ये चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10, ये दो चैप्टर्स ओवरवेट है, मतलब बहुत बड़े हैं। मतलब अगर ये दो चैप्टर्स हमने कवर कर लिए तो हमारी एफएम ऑलमोस्ट आधी हो गई। यस सर, बिकॉज दिस चैप्टर हैज, देखिए 5 यूनिट्स, इसमें यूनिट्स नहीं है बट देयर आर मेनी टेक्निक्स। तो यहां पर और यहां पर ये दो चैप्टर्स में हमको ज्यादा समय लगेगा। ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है, इसके बाद कराऊंगा, फटाफट हो जाएगा। डिविडेंड डिसीजंस भी जल्दी हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके सर, ये वाला चैप्टर टेक्निकल है, इसमें हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स समझने को मिलेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इस चीज का सर क्या इंपैक्ट होता है, कॉस्ट कैसे आती है वो निकालेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। इस कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग थ्योरीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे सर हमने इकोनॉमिक्स में थ्योरीज पढ़ी थी बहुत सारी, डिमांड सप्लाई, जो थ्योरेटिकल था, ऐसी थ्योरीज है। लिवरेजेस एक छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो भैया ये दोनों थ्योरी के हैं, कोई ज्यादा इसमें भी, मतलब आधा सिलेबस चैप्टर 7 और चैप्टर 10 में मेरा कवर हो जाता है, बाकी बचे हुए को मैं आधे में रख सकता हूं। चलिए, तो इसी के साथ मैं अपनी सर इस बात को यहाँ पे समाप्त करता हूं और अब हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 10 यानी वर्किंग कैपिटल। उसमें भी मेरा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, इस पे अब हम आज बातचीत करेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सर जी, ये जो हमारा चैप्टर 10 है दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहला टॉपिक है, यूनिट 1 है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। यानी कि वर्किंग कैपिटल को हम एस्टिमेट करेंगे। तो कई बार ये एग्जाम में 10 मार्क्स का आ जाता है और सर आसान क्वेश्चन होता है, आपको केवल वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशंस करनी है, उसकी गणना करनी है कि हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी होगी। अच्छा, एस्टिमेशन मीन्स कि हम इसको नेक्स्ट पीरियड का निकालेंगे। सर लाइक अभी अगर मान लीजिए दिसंबर 2020 चल रही है तो हम 2021 का वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। बेटा मैनेजमेंट जो है ना वो फ्यूचर के लिए है, उसमें हम आगे का सोचते हैं कि कल को क्या होगा एंड अकॉर्डिंगली वी विल अरेंज द अमाउंट। सर अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो आपका WC तो अभी तो 0 है ना, बट आप एक एस्टिमेट करोगे कि इस बिजनेस में मेरे को सब 50 लाख की वर्किंग कैपिटल चाहिए, देन यू विल अरेंज दैट 50 लाख फ्रॉम समवेयर। फिर आप उस मनी को, उस पैसे को कहीं ना कहीं से बच्चों अरेंज करोगे। तो अभी राइट नाउ हमारा टॉपिक सिर्फ एस्टिमेशन है। अब देखिए, जब हम वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन करेंगे तो एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। सर यू मस्ट बी रिमेंबरिंग
कि जो WC है, वर्किंग कैपिटल है, दैट मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो मैं एक एक आइटम को सर कैलकुलेट करूंगा, एक एक आइटम की गणना करूंगा, और आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट मैं सर सारी करंट एसेट्स जोड़ लूंगा, करंट लाइबिलिटीज माइनस कर लूंगा, WC आ जाएगी। अच्छा, एस्टिमेशन जैसा मैंने आपको बोला कि इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर, लेकिन हमें उसमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमको तो फिगर क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन विल टेल मी एवरीथिंग और मैं उसी के बेसिस पर अपना वर्किंग कैपिटल निकालने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, यहां पर हम इंडिविजुअल सर आइटम्स को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो जनरली जैसे देखिए स्टॉक आएगा, स्टॉक में आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक दिया हो सकता है, WIP का हो सकता है और फिनिश गुड्स का हो सकता है। और जनरली क्वेश्चन क्या करेगा, आपको पीरियड बता देगा कि ये 2 मंथ्स का है, ये हाफ मंथ है, ये इतने महीने, ऐसे करके। तो सर जी इसको आप निकालोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर्स पे इनटू पीरियड, राइट। से 2 मंथ्स का है, वो कहते हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हम 2 महीने का रखते हैं, तो इसका मतलब जितना हमारा एनुअल कंजम्पशन है इनटू 2/12, 60 डेज का है तो 60/365। कभी कभी क्वेश्चन कहते हैं भाई 360 डेज कंसीडर कर लें, तो 360 कर लेंगे, 60/360। WIP कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर निकलेगा और फिनिश गुड्स भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे निकालेंगे। अब देखिए इसमें एक कई बार इश्यू हो जाता है, जैसे आप WIP का इन्वेंट्री जब निकालोगे तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन बताएगा। से देखिए रॉ मटेरियल इज रॉ, तो उसमें कोई कंप्लीशन की डिग्री नहीं है, वो तो रॉ है, उसको तो रॉ मटेरियल की फिगर पे निकालेंगे। अब फिनिश गुड्स इज फिनिश्ड, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस? उसका मतलब है काम ना तो देखो ऐसा है कि पूरा हो गया है और ना बेटा ऐसा है कि शुरू ही नहीं हुआ है, इट इज समवेयर इन बिटवीन। तो अगर मान लीजिए WIP में वो कह रहा है 50% कंप्लीट है, तो हमें इसको 50% और करना पड़ेगा। अब वो कह रहा है रॉ मटेरियल 100% है, लेबर ओवरहेड 50 है, तो भाई रॉ मटेरियल इसमें फिर हमें WIP में और कंपोनेंट करने पड़ेंगे और रॉ मटेरियल 100, लेबर ओवरहेड 50 करना पड़ेगा। तो ये सब कहानी चलती है मेरी, इसमें कोई खास बात नहीं है बेटा। सर इसी में जब आप करोगे तो एक आता है कैश कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सर कैश कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि करंट एसेट्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश कॉस्ट, यानी कि डेप्रिसिएशन इज इग्नोर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट। अगर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है तो मैं उसको इग्नोर करूंगा क्योंकि वो कैश कॉस्ट नहीं है। सर उसके लिए मुझे फंड्स का अरेंजमेंट नहीं करना है। देखिए वी आर कैलकुलेटिंग WC, एस्टिमेशन जो हम कर रहे हैं वो इस मकसद से कर रहे हैं कि जो वर्किंग कैपिटल होगी उतना पैसा आई विल अरेंज फ्रॉम समवेयर, मैं उसको अरेंज करूंगा।
तो अगर मान लीजिए मेरी यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए है बेटा, 100 रुपए है चलो, और उसमें 5 रुपए का मेरा डेप्रिसिएशन है, तो 95 इज मटीरियल, वेजेस वगैरह वगैरह, वो तो मुझे पेमेंट्स करने हैं, बट 5 रुपए का डेप्रिसिएशन है। मैं ये नहीं कह रहा कॉस्ट का पार्ट नहीं, दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट, लेकिन बेटा हमको उसका अरेंजमेंट तो नहीं करना है ना, तो 95 पे कैलकुलेट होंगी फिगर्स। सर इसी प्रकार से जब आप डेटर्स कैलकुलेट करोगे तो आर ऑल्सो टेकिन एट कैश कॉस्ट, डेटर्स को भी हम कॉस्ट पे लेंगे। देखिए वैसे तो डेटर्स सेल्स पर होते हैं, अभी ये 100 रुपए का यूनिट कॉस्ट है एंड आई एम सेलिंग इट फॉर 120, उस माल को मैं 120 रुपए में बेच रहा हूं भैया, तो मेरा डेटर तो 120 है। लेकिन अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो मेरे को 120 रुपया नहीं चाहिए सर, मेरे को तो 95 रुपीज की जरूरत है, ये अरेंज हो जाएंगे, मेरा सर WC पूरा हो जाएगा एक यूनिट का, मैं उसको सेल कर लूंगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा कैश कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, जो कि बड़ा सर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हम वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन जो करेंगे वो भैया कैश कॉस्ट पे करेंगे। ओके, तो एक तो आपको एक एक फिगर को बेटा कैलकुलेट करना है, सारी फिगर्स को निकालना है, WC निकल आएगी। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि WIP में आपको परसेंटेज या स्टेज ऑफ कंप्लीशन का ध्यान रखना है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कैश कॉस्ट की, जो कैलकुलेशंस होंगी वो हम कैश कॉस्ट पे करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि प्रिपेयर ए वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट, आपको इससे एक फोरकास्ट करना है बच्चों, ठीक है। प्रोडक्शन फॉर प्रीवियस ईयर वाज 10 लाख यूनिट्स, सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी इज इंटेंडेड टू बी मेंटेन। तो हमारा जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है वो 10 लाख यूनिट्स है, इतने ही बनाएंगे बेटा, इतने ही बेचेंगे, बढ़िया बात है सर। तो एनुअल फिगर्स 10 लाख यूनिट्स की हैं। एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ढूंढिए क्वेश्चन में सर, क्वेश्चन नंबर 1 में सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस, तो सर कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो सेकंड लास्ट लाइन में मिला मेरे को, सेलिंग प्राइस इज 8 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस 8 रुपये। रॉ मटेरियल 40% है 3.2, वेजेस 20% है 1.6, ओवरहेड 20% है 1.6, so the cost is 6.4 and remaining 1.6 is profit। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नहीं दिया। अब देखिए उसने अपने पीरियड्स बताना शुरू कर दिए, तो हमने हेडिंग डाला WC एस्टिमेशन, उसमें फिर हमने हेडिंग डाला बेटा करंट एसेट्स। पढ़ते जाओ करते जाओ। पहला पॉइंट, रॉ मटेरियल ऑर्डिनरली रिमेन इन स्टोर फॉर 3 months, तो रॉ मटेरियल का पीरियड 3 महीने का, इसका मतलब रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है बेटा 10 लाख यूनिट्स इनटू सर रॉ मटेरियल की अमाउंट इनटू 3 months। भाई पूरे साल में रॉ मटेरियल खर्च होगा 10 लाख यूनिट्स इनटू 3.2, और क्योंकि 3 महीने का इन्वेंट्री रखते हैं हम लोग, तो इनटू 3.3/12, सो रॉ मटेरियल का स्टॉक आ गया भाई साहब 8 लाख। नेक्स्ट अगली लाइन, एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स इन प्रोसेस फॉर 2 months,
तो दिस इज WIP स्टॉक, 2 months तक प्रोसेस में रहता है, ओके, एंड अज्यूम टू बी कंसिस्टिंग ऑफ 100% मटीरियल, वेजेस एंड ओवरहेड। तो भैया पूरा है 100% है, तो देखिए जो WIP होगा उसमें मटेरियल भी होगा, वेजेस भी होगा, ओवरहेड भी होगा। WIP में तो सभी चीजें आएंगी। जब हम WIP का इन्वेंट्री निकालेंगे तो उसका वैल्यूएशन सर रॉ मटेरियल का तो सिर्फ इस अमाउंट पे होगा। WIP में बेटा ये और ये भी आएगा, फिनिश गुड्स भी इस पर होगा। अब WIP का जैसा मैं आपसे कह रहा था कई बार परसेंटेज दिया होता है, तो सर एक तो इंटू 6.4, 2 months का है, 100% है। अभी ये 80-80 होता तो हम उसको उसके अनुसार कर लेते, उतना परसेंट वैल्यू ले लेते, ठीक है। तो ये हो गया जी 10,66,667। सर 100 था, क्वेश्चन कह रहा है जी फिनिश गुड्स 3 months बोलता है, तो फिनिश गुड्स भी 3 महीने स्टॉक में रहती है, तो 10 लाख इज एनुअल, 6.4 इज कॉस्ट। हम वैल्यूएशंस कॉस्ट पर करेंगे, और फिनिश गुड्स तो बेटा हमेशा ही देखो आपका जो है वो 100% कंप्लीट होगा। तो ये 16 lakhs का स्टॉक हो गया, ओके। और आगे चलते हैं, आगे कहते हैं क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को अभी जरा सा रोक लेते हैं, पहले करंट असेट्स ले लें। डेटर्स, क्रेडिट गिवन टू डेटर्स इज 3 months। तो देखिए यूनिट तो 10 ही लाख बिक रहे हैं, और बेटा कैश कॉस्ट जैसा मैंने आपको समझाया था कि ये हमारी कॉस्ट है, इसमें कोई डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो मेरी पूरी कॉस्ट कैश कॉस्ट होगी। सर डेप्रिसिएशन होता मैं और कम कर देता। ये मेरा प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस है, तो वैसे तो डेटर से सेलिंग प्राइस ही मिलेगा मेरे को, परंतु मुझे जो कैश की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, वो तो कॉस्ट के बराबर है। सर आप ऐसे देखो ना, आप कोई चीज 8 रुपए की खरीद के 10 की बेचते हो, तो आपका डेटर तो 10 पर ही है, बट अगर आपको फंड्स अरेंज करने तो आप 8 रुपए अरेंज करोगे कि 10 अरेंज करोगे? तो आंसर है कि सर 8 रुपए करेंगे, 10 क्यों करेंगे? 8 खरीदते हैं, 8 की जरूरत है, तो कॉस्ट तो 6.4 है, ठीक है। और भैया इसका पीरियड कितना बता रहे क्वेश्चन? 3 months। तो इसका मतलब 3 महीने का सेल्स हमारा आउटस्टैंडिंग रहता है, तो भाई वही फिगर नहीं आ जाएगी 16 लाख रुपए ऊपर वाली? ओके सर। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड कैश बैलेंस 2 लाख है, तो देखो ये भी करंट एसेट का पार्ट है, 2 लाख रुपया कैश बैलेंस हमको चाहिए, तो करंट एसेट हो गई भैया। और इतनी करंट एसेट्स मेरे पास हैंगी जो कि मुझे आवश्यकता रहती है। तो देखिए 8 लाख, 16 और 16 32 और 2 34 lakhs, 10 66 667। So the total is 52 66 667। ये करंट एसेट्स हो गई। अब आप ले लीजिए करंट लाइबिलिटीज। सबसे पहले क्रेडिटर्स, बीच में छोड़ा था हमने इसको, और क्रेडिटर्स 4 month हैं, तो देखिए यूनिट 10 लाख है भैया। अच्छा क्रेडिटर तो बेटा इसी चीज के होंगे ना, रॉ मटेरियल के। सप्लायर तो यही सप्लाई करेगा, तो ये रॉ मटेरियल पे निकलेगा। और क्योंकि 4 months कह रहा है तो 4/12, तो 10 लाख इंटू 3.2 इंटू 4/12 यानी 10 66 667। ठीक है सर। फिर कहते हैं लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस, लैग का मतलब डिले, तो हम हाफ मंथ डिले पेमेंट करते हैं वेजेस का।
तो 10 लाख यूनिट्स है, वेजेस की अमाउंट 1.6 है, हाफ मंथ इंटू 0.5/12। तो भाई साहब 10 लाख इंटू 1.6 इंटू 0.5/12, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गई 66,667। ये भी करंट लायबिलिटी है, एक्सपेंस भी हाफ मंथ है बेटा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगेन 10 लाख यूनिट्स, एक्सपेंस माने ओवरहेड, तो ये भी 1.6 है, इसका भी हाफ मंथ चल रहा है, तो भैया सेम फिगर आ जाएगी 66,667। ओके, सेलिंग प्राइस 8 रुपए यहां यूज हो गया इसका, और सब कुछ रेगुलर चल रहा है, इरेगुलर होगा तो प्रॉब्लम होगी, रेगुलर में कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये करंट लायबिलिटी आ गई, तो 66,666 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 10 लाख, तो भाई साहब 12 लाख 1 रुपया हो गया। अब वो 1 रुपया इसमें बढ़ गया, देखो एनीवे कोई बात नहीं। अब देखिए इसके आगे इधर कर रहा हूं बेटा, वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस ऑफ दीज फिगर्स, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज यानी कि 40,66,667 या 66, ठीक है सर। नाउ वो कह रहे 10% प्रोविजन बनाइए फॉर कंटिंजेंसी, क्योंकि एस्टिमेट है ना, तो हम थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहते हैं, तो 10% एक्स्ट्रा कह रहे क्वेश्चन, तो 10% इसका करेंगे, लेकिन उसने कहा 10% एक्सेप्ट कैश, तो कैश पे नहीं करना है, कैश पे नहीं करना है बेटा। कैश कितनी है? 2 लाख, उसको माइनस करके जो अमाउंट बचेगी उसका 10% होगा, तो कैश माइनस कर दी, 10% किया, तो इट इज 38,666। तो बच्चों ये मेरा, या 7 कर लो इसको सर जी, ये मेरा प्रोविजन आ गया, और कुल मिला के 44, 53, 44, 53 और 333। सर वो 1 रुपया राउंडिंग ऑफ है, तो ये WC एस्टिमेशन हो गया बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो एक एक करके आइटम्स निकालने आपको, वैल्यूज क्वेश्चन देगा, फिगर्स क्वेश्चन देगा, हमको सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है। सर 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऐसे बोलता है, तो इसका मतलब अगर रॉ मटेरियल 3 मंथ्स है, तो जो एनुअल प्रोडक्शन है इंटू 3/12 मेरा उतना इन्वेंट्री है, तो रॉ मटेरियल ये एनुअल प्रोडक्शन, उसकी मटेरियल कॉस्ट आ गई, ये यूनिट्स है इंटू यूनिट कॉस्ट, तो टोटल मटेरियल की एनुअल फिगर आ गई, उसका 3/12 इन्वेंट्री है, WIP 2/12 है, मटेरियल भी है, वेजेस भी है, ओवरहेड भी है, 100% कंप्लीट है। ये इसमें कंप्लीशन का मेन पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। फिनिश गुड्स तो होती 100 है, डेटर्स में कॉस्ट पे निकाला, ये चीज नहीं सीखी आज हमने कि हम डेटर्स को कॉस्ट पर निकाल रहे हैं, बिकॉज जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो कॉस्ट की है ना। सर मैं कोई चीज 8,000 की खरीद के 9,000 में बेचता हूं, तो मुझे कितने फंड्स अरेंज करने हैं? 9,000 की 8,000। सर रिक्वायरमेंट 8,000 की है, जब बैलेंस शीट से निकलेगा, करंट रेशियो निकलेगा, तो डेटर सेलिंग प्राइस पर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जब WC एस्टिमेशन होगा तो डेटर्स कॉस्ट पर आएंगे। कैश बैलेंस जनरली क्वेश्चन फिगर प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही लाइबिलिटीज में सर लेग इन पेमेंट का मतलब है डिले, तो अगर हाफ मंथ का डिले है दैट मीन्स हाफ मंथ की वेजेस आउटस्टैंडिंग है, हाफ मंथ के एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, और जो आउटस्टैंडिंग है वो तो करंट लाइबिलिटी है ना बेटा, ये निकाल लो। और सर ये माइनस ये वर्किंग कैपिटल आ गई, प्रोविजन हमेशा इस पर बनेगा,
इस वाली पर, बट एज द क्वेश्चन सेड कैश की फिगर पे नहीं बनाना है, तो आई डिडक्टेड द अमाउंट ऑफ कैश, देन 10%, देन प्रोविजन, देन ऐड किया, दिस इज माय WC रिक्वायरमेंट। ओके, तो आसान है बच्चों। सर बहुत सिंपल है WC एस्टिमेशन। और इसी के साथ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब वक्त आ गया है होमवर्क देने का। ज्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ 2 क्वेश्चंस 2 and 3, और जो भी ना हो बता दीजिएगा, तो वी विल कवर दैट टुमारो, राइट। आज इतना ही रखते हैं बच्चों, अगली मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय।